नमो नमः मित्राणि। आज हम एक नए पाठ के साथ यहाँ उपस्थित हैं और आज का पाठ है आर्यभट्ट। आमतौर पर कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए यह पाठ है, लेकिन आर्यभट्ट एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, संस्कृत साहित्य में आर्यभट्ट एक ऐसा नाम है जिनसे हम सबको परिचित होना चाहिए। और आर्यभट्ट के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने जिन शास्त्रों की रचना की, बच्चों के हित में, बड़ों के हित में, समाज के हित में और विज्ञान के क्षेत्र में जिन बातों को उन्होंने लिखा, उन बातों से हमें अवगत होना चाहिए। मैं आर्यभट्ट के विषय में आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया है तो ज़रूर करें। आइए सुनते हैं। आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। जी हाँ, आप जानते हैं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो ही प्रतिष्ठा है, एक है भारतीय संस्कृति और एक है संस्कृत भाषा। एक में है सभ्यता और दूसरे में है जीवन जीने की कला। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। जी हाँ, ये वही आर्यभट्ट हैं जिन्होंने दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक नियोक्ताओं में अपना अग्रगणी भूमिका निभाई। कहा जाता है कि दशमलव की खोज ऋग्वेद से आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम किया था। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति को प्रवर्तित करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। आप सब 8वीं कक्षा के बच्चे इसके माध्यम से यह जान पाएंगे कि आर्यभट्ट ने क्या क्या काम किए और खगोल शास्त्र में उनका कितना वैदुष्यपूर्ण अध्ययन था। तो आर्यभट्ट को अश्मकाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग उन्हें अश्मकाचार्य से जानते हैं। हमारे पुराने शास्त्रों में, ग्रंथों में और ख़ास करके दक्षिण भारत में बहुत सारे लोग आर्यभट्ट को अश्मकाचार्य के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि इनके जन्म स्थान के विषय में अनेक विवाद हैं। कोई इन्हें पाटलिपुत्र का कहता है तो कोई इन्हें महाराष्ट्र का कहता है, क्योंकि कहीं ये आर्यभट्ट के नाम से जाने जाते हैं तो कहीं अश्मकाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मुझे यही ज्ञात होता है कि वस्तुतः आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के थे। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हुए पाई का मान निर्धारित किया। इन्होंने दशमलव के बाद के 4 अंकों तक पाई के मान को निकाला। इनकी दृष्टि में पाई का मान है 3.1416। 3.1416। आधुनिक गणित में पाई का मान दशमलव के बाद 7 अंकों तक माना जा सकता है। जैसा आज के हिसाब से जो आज का गणित है, वहाँ पर पाई को हम 3.1416926 ऐसा मानते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है। वैदिक युग में यज्ञ के काल अर्थात शुभ मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र का उद्भव हुआ। कालांतर में इसके अंतर्गत ग्रहों का संचार, वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथि, घंटा आदि पर गहन विचार किया जाने लगा। लगध आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, रामानुजन आदि हमारे देश के प्रमुख ज्योतिषाचार्य रहे हैं।
आर्यभट्टीयम सौर सिद्धांत, बृहत् संहिता, लीलावती, पंच सिद्धांतिका आदि ज्योतिष के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ हैं। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में, यह एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, 499 ईस्वी में आर्यभट्टीयम ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने किया, जो बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इसमें ग्रहों की गणना के लिए कली संवत 499 ईस्वी में 3600 कली संवत को निश्चित किया गया है। गणित ज्योतिष के क्षेत्र में, फलित ज्योतिष के क्षेत्र में, वेधशाला के क्षेत्र में और भी अनेक क्षेत्रों में आर्यभट्ट ने बहुत अपना योगदान दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको आर्यभट्ट के विस्तृत ज्ञान श्रृंखला की आवश्यकता है, ताकि आपको अपने ऊपर गर्व हो सके कि हमारे देश में, हमारे पाटलिपुत्र में ऐसे महान विद्वान, आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए हैं। पूर्व दिशायां सूर्य उदेति, पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति। पूर्व दिशा में सूर्य उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा समाज में दिखता है और आप सब भी उसे देखते हैं। परंतु न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, इससे हमें यह नहीं पता चलता है कि सूर्य गतिशील है या स्थिर है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। या स्वीकार्ये अक्षे धूर्णाति, जो अपने अक्ष पर घूम रही है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, यह इस समय का सबसे अच्छा सिद्धांत है और सभी लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही इस सिद्धांत को पूरे विश्व के जनमानस को बताया कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहृतं यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम अनुभवति। आप सब ने नौका विहार किया होगा। जब आप नाव पर बैठते हैं, जब आप नाव के बीच में बैठते हैं, तो नौका आपको चलती हुई नहीं दिखती, लेकिन जब आप नाव से बाहर देखते हैं, नदी में देखते हैं, जलाशय में देखते हैं, तो आपको नौका चलती हुई दिखती है। ठीक वैसे ही पृथ्वी के साथ है। जब हम पृथ्वी के बीच में होते हैं, जब हम पृथ्वी के मध्य होते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, तो हमें पृथ्वी चलती हुई नहीं दिखती। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी हमें चलायमान दिखती है। ऐसा सिद्धांत नौका के माध्यम से पृथ्वी को समझाने का प्रयास आचार्य आर्यभट्ट ने किया। मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य इत्यादि ग्रह को वो गतिशील समझता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान्। 476 में आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितं ग्रंथोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आर्यभट्टीयम ग्रंथ की रचना की। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में, जो अब ज्योतिष के क्षेत्र में, खगोल विद्या के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र, आज का नाम पटना, वहां पर उनकी वेधशाला थी, जहां पर शोध कार्य होता था अंतरिक्ष और खगोल के विषय में। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। चूंकि पटना में, पाटलिपुत्र में उनकी वेधशाला थी, इससे यह ज्ञात होता है कि वे पाटलिपुत्र के ही थे, महाराष्ट्र के या और कहीं के नहीं थे। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते।
आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित ज्योतिष के क्षेत्र में है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्योतिष के दो भाग होते हैं, एक गणित ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष, लेकिन उनका जो योगदान था वो गणित ज्योतिष में था। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट का फलित ज्योतिष शास्त्र में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वो कर्मयोगी थे, वो कर्म करते थे और वो चाहते थे कि हमारे देश, समाज और स्कूल के बच्चे भी कर्मयोगी बने, कर्म करें। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। पहली बार आर्यभट्ट ने लोगों को बताया कि चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में राहु और केतु कोई कारण नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे गांव में, हमारे समाज में यह प्रचलित है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं कि राहु और केतु ने सूर्य को खा लिया। जब चंद्र ग्रहण होता है तो लोग कहते हैं राहु और केतु ने चंद्रमा को खा लिया। इस पर आर्यभट्ट ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने रिसर्च कर शोध कर अनुसंधान कर एक नई खोज निकाली और उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहां पर सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्यं परितः प्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उन्होंने स्पष्ट बताया कि सूर्य ग्रहण कैसा होता है और चंद्र ग्रहण कैसा होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है तो सूर्य ग्रहण है, और जब सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब चंद्रमा का छाया सूर्य पर पड़ता है तो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सब अपने अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से इसे खूब अच्छी तरीके से समझें कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है और कब लगता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। जो सामान्य लोग हैं इस तरह की बातों में कठिनता महसूस करते हैं, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से इन बातों को जाना जा सकता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारत के जो ज्योतिष शास्त्री थे हमारे आचार्य आर्यभट्ट, इनका बहुत सारा विरोध हुआ, क्योंकि वो एक नए मूल्यांकन के साथ नई बातों को समाज में ला रहे थे। और जब आप नई बातें करते हैं तो आपको अपनी ही बातों की प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सारे मूल्यांकन करना पड़ता है और समाज के हर लोगों से आपको लड़ना पड़ता है, तब जाकर आपकी बातें मानी जाती है, स्वीकार की जाती है। सह पंडित सामान्यानाम उपहास पात्रम जाता। कई बार उनका उपहास भी हुआ पंडितों के बीच, लोगों के बीच। काशी में, अयोध्या में, उज्जैन में कई जगह उनके बहुत सारे अपमान हुए, और उस अपमान के बाद भी वो विचलित नहीं हुए, वे पीछे नहीं हटे और उन्होंने खगोल शास्त्र पर और ज्योतिष शास्त्र पर अपना अनुसंधान जारी रखा। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। लेकिन आपको खुशी होगी कि उस समय के विद्वानों के साथ साथ आज के वैज्ञानिकों ने भी आर्यभट्ट के सभी सिद्धांतों को स्वीकार किया, और आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले खगोल विद्या की सारी जानकारी लोगों को दी, और आज के वैज्ञानिक भी आर्यभट्ट की बातों को स्वीकार करते हैं। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसलिए हमारे देश का जो पहला उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया, क्योंकि आर्यभट्ट ने खगोल विद्या के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। वस्तुतः भारतीयतायाः
गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वो इस विज्ञान परंपरा के और भारतीय ज्योतिष परंपरा के शिखर पुरुष थे। आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, खगोल विद्या के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान किए और बहुत सारी बातों को लाकर उन्होंने लोगों को बताया। वस्तुतः हमारा जो पाटलिपुत्र है, हमारा जो भारतवर्ष है, ऐसे ही मनीषियों से प्रतिष्ठापित है और इसलिए गर्व से हम कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष ने आर्यभट्ट को जन्म दिया। मित्रों, आप सब आर्यभट्ट के विषय में और पढ़ें और जानें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।